नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अनूप सिंह बैस में। मैं अनूप सिंह बैस आपके लिए आज लेके आया हूँ आपके अगले पॉइंट्स के बारे में जो साइंस में होने वाले हैं, जिनमें हम पढ़ेंगे क्षारकों के उपयोग। क्षारकों के उपयोग के अलावा हम यहाँ पर ये भी पढ़ेंगे कि जो अम्ल और क्षारक हैं, इनकी जो आधुनिक विचारधाराएं हैं या आधुनिक विचार हैं, ये क्या हैं, इनके आधुनिक विचारों के अकॉर्डिंग इनकी क्या क्या डेफिनेशन दी गई हैं, और साथ ही साथ में अम्ल और क्षार के तनुकरण के बारे में भी हम आज अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से ध्यान से देखिएगा, और अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका डाउट क्या है। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा रेगुलर अपडेशन के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारे पास क्षारकों के उपयोग। अगर मैं क्षारकों के उपयोग के बारे में बात करूं तो जो क्षारकों के उपयोग हैं वो कुछ निम्नलिखित हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा, इसके लिए पढ़ेंगे। उसका उपयोग शुष्क कारक के रूप में विरंजक चूर्ण के निर्माण में किया जाता है। ये हुआ कैल्शियम ऑक्साइड। अब हम पढ़ते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इसका उपयोग भट्टी के अग्नि से ईंटों के निर्माण में, रबड़ पूरक के रूप में तथा बॉयलरों में उपयोग किया जाता है। मतलब इसका उपयोग मुख्यतः भट्टी के अग्नि से ईंटों, या जो ईंटें उसके चारों तरफ लगती है भट्टी में, उसमें, उसके अलावा बॉयलरों में और रबड़ पूरक के रूप में भी किया जाता है। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करें तो इसका प्रयोग प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में मृदु साबुन, शैम्पू तथा शेविंग क्रीम के निर्माण में किया जाता है। इसके साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता होती है, इसीलिए इसको वायु के शुद्धिकरण में भी कई बार उपयोग में लिया जा सकता है। तो इसे एक बार नोट कर लीजिए। और अभी हमारे जो क्षारकों के उपयोग है अभी हम इतने ही देखते हैं। आगे हम जो जितने भी बाकी के उपयोग हैं, जितने अलग क्षारक हैं और जो अलग प्रकार के जो हमारे पास में यौगिक हैं, उन सब के उपयोग हम बाद में देखेंगे। तब तक के लिए आप एक बार इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। तो जो हमारे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसके बाद देखते हैं अम्ल और क्षार संबंधित आधुनिक विचार। अब मैं अम्ल और क्षार संबंधित आधुनिक विचार की बात करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि आर्हेनियस धारणा क्या होती है। आर्हेनियस धारणा जो हमारे पास है, इसके अनुसार हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे अम्ल हैं और क्षार हैं, ये वे पदार्थ होते हैं जो जल में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, और क्षारक या फिर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। यानी अम्ल देंगे हाइड्रोजन आयन और क्षारक देंगे हाइड्रोक्सिल आयन। अब इसका एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये अलग अलग हमारे पास में जो रासायनिक समीकरण हैं वो दे रखी हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन दे रहा है। इसी तरह से जो क्षारक है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ अपघटित होकर ये हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है। तो इस तरह से हमारे पास में अम्ल और क्षार को अलग अलग किया जाता है आर्हेनियस धारणा के अनुसार। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास में ब्रॉन्स्टेड-लॉरी संकल्पना। इस ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अनुसार हम ये अगर देखें तो अम्ल जो होते हैं वो प्रोटॉन दाता होते हैं, और क्षारक जो होंगे वो प्रोटॉन ग्राही होते हैं। जैसा आप इस दिए गए समीकरण के अंदर आप देख सकते हैं, जो क्षारक है वो तो क्या कर रहा है, प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है, हाइड्रोजन आयन को ग्रहण कर रहा है। इसी तरह से जो दाता है वो कौन है, अम्ल, जो प्रोटॉन को दान कर रहा है, किसको, अमोनिया को। तो ये आप देखिए और इसे नोट कर लिए जल्दी फटाफट से। तो इसके आगे हम देखते हैं अभी लुईस संकल्पना। लुईस संकल्पना के अनुसार अगर हम देखें तो लुईस संकल्पना इलेक्ट्रॉन पर आधारित है, अर्थात इसके अनुसार अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं तथा क्षारक जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। इस इलेक्ट्रॉन युग्म को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हमने ब्रॉन्स्टेड-लॉरी पढ़ी थी
वहाँ पर प्रोटॉन था और यहाँ इलेक्ट्रॉन है। और इसी तरह से इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो आपको दे रखा है BF3 प्लस NH3। इससे हमारे पास में BF3 और NH3 दोनों के बीच में रिएक्शन होगी और रिजल्टेंट आपके सामने है। तो ये हुआ हमारे पास में लुईस संकल्पना, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये हैं हमारी आधुनिक विधियाँ। अब आगे देखते हैं अम्ल तथा क्षार के तनुकरण के बारे में। अगर मैं तनुकरण के बारे में इसमें बात करूं तो तनुकरण से हम क्या समझ सकते हैं, अम्ल और क्षार का तनुकरण होता है अम्लीय विलयन को या क्षार के विलयन को तनुकृत करते समय क्रमशः हाइड्रोनियम आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। मतलब इनके जो भी हमारे विलयन होंगे इनमें क्या होगा, तनुकृत करते समय प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इसको हम क्या बोलेंगे, तनुकरण। तो ये हुआ हमारा लास्ट का टॉपिक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह से चैनल पर बने रहने के लिए। और आप सभी से एक अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक द वीडियो। इफ़ यू नो एनीवन, यानी अगर आप किसी और को भी जानते हैं जो आपके साथ में 10th क्लास में हो या 9th क्लास में हो, तो उनसे भी वीडियोस को शेयर कीजिए और कहिए कि सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि उनको रेगुलर अपडेट मिल सके। धन्यवाद। तो बच्चों, आपने अभी देखा कि जो हमारे क्षारक थे, क्षारक के उपयोग क्या क्या हैं, अम्ल क्षारक की आधुनिक विचारधाराएं और इनके तनुकरण के बारे में आपने समझा। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वीडियो एक बार वापस से रिवाइज़ कर लीजिएगा ताकि आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपको उसका रिवर्ट कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।